अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद। नाज़रीन, आज पार्लिमान में बड़े दिलचस्प मनाजिर देखने को आए हैं। आज बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक अचानक एंट्री ली है पार्लिमान के अंदर, और एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद इमरान खान आज देखे गए हैं और शदीद नारेबाजी भी हुई है। फ़ाइनली हलफ उठा लिया है तमाम अरकान कौमी असम्बली ने, माँ सिवाय मौलाना फजलुर रहमान ग्रो। मौलाना फजलुर रहमान ने बाज़ाब्ता तौर पर यह कह दिया है कि वो अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे और वो इस हुकूमत का हिस्सा किसी भी सूरत में नहीं बनेंगे। गुज़िश्ता रोज़ आपको याद होगा एक वफ़द भी गया था मौलाना के घर पर, मगर बेसूद निकला। वो तमाम तर कोशिश बेनतीजा साबित हुई और मौलाना फजलुर रहमान का अब से कुछ देर कबल ये बयान आया है। सोहेल रशीद साहब, आज जो पार्लिमान में मनाजिर देखे गए हैं, हमने देखे हैं, आपने भी देखे हैं। पहले तो ये होता था कि अरकान असम्बली इमरान खान की तस्वीर लेकर आ जाते थे। वो इमरान खान जिसका नाम लेना भी हमारे यहाँ गुनाह समझा जाता है आजकल। आज उसी इमरान खान के चेहरे हमें मुख्तलिफ़ जिस्मों पर चलते फिरते नज़र आए। मास्क पहनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान, जो अब सुन्नी इत्तेहाद के अरकान हैं, वो आए और उन्होंने PTV के ऊपर भी इमरान खान के चेहरे चलाए। तो ये कैसी, आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। सबसे पहले तो ये जो सब कुछ हुआ है इसकी तैयारी बड़े अरसे से जारी थी, कोई 1-2 महीने से। मैंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्ट देखी थी कि PTI के लोग जो हैं वो पूछ रहे थे लोगों से कि हमें इस तरह के कोई मास्क तैयार करके दे सकता है क्या। तो वो मेरा ख्याल है उन्होंने उस पर वर्क कर रखा था और उनकी ये स्ट्रेटजी थी कि वो इस तरह से पार्लियामेंट में जाएंगे और इमरान खान के मास्क जो हैं उन्होंने तैयार कर रखे थे, जो वो लेके गए हैं और उसके साथ नारे भी लगाए गए और फिर तस्वीरें, बैरिस्टर गौर और दीगर उनकी तस्वीर लेकर गए थे, तो उन्होंने उस तस्वीर को लहराया वहाँ पर, वो मास्क भी पहने। और यही चीज़ PTI को समझाई जा रही थी कि आप पार्लियामेंट के अंदर रह के अपनी हर बात कह भी सकते हैं, उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, आपको रोका भी नहीं जा सकता वहाँ पर, और वहाँ पे आप उसको अपना राइट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आज वो हुआ है और सरकारी TV पे ये सब कुछ दिखाया गया, दिखाया ही जाना था, क्योंकि PTV कार्रवाई लाइव जाती है पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट के अंदर अब वो एक अपोजिशन पार्टी है PTI, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से। तो ये सारा कुछ आज पहला दिन था, ये ट्रेलर था सिर्फ, जो आगे वाले दिनों में होना है। क्योंकि अब सबसे पहली चीज़ जो समझने की है, लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं आप PTI फौरी तौर पे क्या करेगी कि अपना कोई मैंडेट लेने के लिए इस तरफ निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब एक बार इलेक्शन जैसे भी हो जाए ना, उसके बाद आपको दोबारा सड़कों पे जाके एजिटेट करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, एक उम्र होती है, उसमें जाते हैं आप। जब पार्लियामेंट की एक उम्र क्रॉस होने लगती है उस दौर की, उसके बाद आप सड़कों का रुख करते हैं। 5 साल आगे पड़े और आप पहले दिन ही सड़कों पर निकल जाएँ, ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा अब टाइम लेना ही है और पार्लियामेंट के अंदर रोल प्ले करके अपनी सफ़ों को दोबारा मुनज़्ज़म करना और ये सारी देख के चीज़ें, मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना सबसे बड़ी चीज़। फोकस तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपनी जमात को दोबारा से रिवाइव करना है ना, कि जो मुश्किल हालात उन पर रहे हैं और अब भी हैं खैर, और जो ज़ेर अताब रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका मेन फोकस यही होगा कि अपनी जमात को एक दफ़ा फिर वो मुनज़्ज़म करें और अपने लोगों को एक प्लेटफार्म के ऊपर दोबारा इकट्ठा करें। अभी मखसूस नशस्तों का फ़ैसला भी आना है और वो जब मामला हो जाएगा डिसाइड, उसके बाद इवेंचुअली बताया जा रहा है कि जैसे आप भी कल कह रहे थे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, तो गालिबन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो कार्ड्स हैं वो छुपा कर रखे हैं। ये जो आज उन्होंने किया है, ये ज़रूर उन्होंने एक, आप कह सकते हैं, ट्रेलर या टीज़र दिखाया है और तमाम उन पार्टियों को जो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट उनके मुताबिक चुरा कर यहाँ पर आई हैं, और फॉर्म 47 में जो लोग जीत कर आए हैं उनको बताया गया है कि दरअसल ये जो मैंडेट अवाम ने दिया है, जिसको आप लेकर यहाँ पर बैठे हैं, वो आपका नहीं है, वो इसका है जिसका चेहरा आज वो अपने साथ लेकर आए इमरान खान का। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये सर जमहूरियत का हुस्न है। ये बिल्कुल जमहूरियत का हुस्न है और पार्लियामानी पॉलिटिक्स का भी हुस्न है कि वहाँ पर अब ये बात करेंगे। इन्होंने एहतजाज किया है ना, शोर किया है, एहतजाज करेंगे। हुकूमत आपके सामने बैठी होती है, वो आपसे बात करती है, बैकडोर इजलास के बाद भी रब्ते होते हैं, आप एक दूसरे के चैम्बर्स में बात करते हैं, एक वे आउट निकलना शुरू हो जाती है। अब कमेटीज़ बनेंगी। सबसे बड़ी बात, अपोजिशन की इतनी बड़ी पार्टी, अब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इनके पास आने वाली है। ये चेक रखेंगे हुकूमत के ऊपर क्या कर रही है और उसके ऊपर अपना जो भी प्रोपेगेंडा होता है, वावेला होता है, जो भी है वो आप कर सकेंगे, अपनी राय दे सकेंगे। जो पिछले 1.5 साल आपने गुजारा है वो ओवर हो गया है। जरताज गुल छुपी हुई थी, आज पार्लियामेंट में आई हैं।
इस तरह फैसल जावेद कल सेनेट में थे, इस तरह शहरियार अफरीदी आज इमरान खान की तस्वीर उठाकर उसे किस करते हुए जा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। मुश्किल वक्त उन्होंने भी गुजारा। ये सारा मुश्किल वक्त पार्लियामेंट छोड़ के जाने से शुरू हुआ था और पार्लियामेंट में वापस आने पे ख़त्म हुआ है। ये समझने की चीज़ है कि जब भी आप पॉलिटिक्स करें उसको डिज़ाइन ऐसे करें कि आप अपने वर्कर को कम से कम मुश्किल में डालें। इमरान खान साहब ने अपने वर्कर का जितना इम्तहान लिया है रिसेंट पास्ट में और या हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, इतना ज़्यादा ट्रायल में किसी ने अपने वर्कर को नहीं डाला। और वर्कर कौन होता है? एक आम क्लास का बंदा होता है, ज़्यादा मिडिल, बट उन्होंने साथ दिया है इमरान खान का। वो एक दिन आपके जलसे में जा सकते हैं, एक दिन काम छोड़ के आपके लिए हड़ताल कर सकते हैं, एक पर्चा वो अपने ऊपर कटवा सकते हैं। एक सतह पे ना आके उनके घर होते हैं, फैमिली होती है, बस होना शुरू हो जाती है। तो ये अब पीटीआई का कारकुन भी कहीं उसी सतह पे पहुंच चुका हुआ था 9 मई हो जाने के बाद। तो अब इमरान खान को अपनी सियासत को लाजमी ये देखना है कि अगर आपने अपनी पावर बचाए रखनी है तो आपको थोड़ा सा टाइम पार्लियामेंट में जैसे भी करके गुजारना है और पार्लियामेंट में ही अपनी जंग जीतनी है। कानूनी सतह पे जाएं। सबसे जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको लगता है हमारे इतने हल्के जो है ना जी धांधली से हमें हरा दिए गए, कानूनी जंग में वो हल्के वापस आप लें और कोई हल है इसका? शोर डालने से तो कुछ नहीं होगा। उतने हल्के आप कहते हैं ना कि 80 आप मान लेते हैं, आप कहते हैं जी हमारी 80 सीटें खोली गई हैं, आप 80 की 80 सीटों के ऊपर, लेकिन सब वो ये समझते हैं कि ये जो 80 नशिस्तें उनसे छीनी गई हैं, ये छीनी भी तो इन्हीं अदालतों की वजह से गई हैं। वो बल्ले का निशान और उसके बाद एक प्री पोल रिगिंग का जो सिलसिला एक था, और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इसमें अदालतों का बड़ा किरदार है। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यही अदालतें क्या उनको वो रिलीफ देंगी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अदालतों के बारे में सियासी जमातों की आरा बदलती रहती हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब अदम एतमाद वाले तहरीक के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ैसला दिया और हाथ पाँव बांध के एक तरह से अदम एतमाद कराया, तो पीटीआई ने उनके ऊपर सिर्फ तनकीद तक महदूद नहीं रहे थे, उनकी तस्वीरें लगा के उसके ऊपर बड़ा कुछ किया जा रहा था। ठीक है, जो बाद में मरीम नवाज़ लोगों ने की। हाँ जी बाद में वही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जब वो पंजाब इलेक्शन का ऑर्डर देते हैं तो पीटीआई उनके डिफेंस में आती है, और एंड पे जब वो गए तो वो पीटीआई के हीरो थे और किसी और के विलन थे। तो ये आरा बदलती रहती हैं। अभी मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ साहब के भी 8 महीने बाकी हैं। मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं होगी कि किसी दिन फिर पीटीआई इनके डिफेंस में खड़ी हो और नून लीग इनके खिलाफ खड़ी हो। वैसे आपको नजर आ रहा है अदालतों में आती है, ऐसा होता नजर आ रहा है आपको? मैं एक सिनेरियो बताते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, सारी सिचुएशन फ़र्ज़ करते हैं। कासिम सूरी साहब का एक केस चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पेंडिंग रखा हुआ है, कौन सा, वापस भी नहीं लेने दिया कि जी आपने स्टे लेकर 5 साल आप बैठे रहे और आप पार्लियामेंट में, तो हम इसको सेटल करेंगे। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स थे कि आइंदा कोई भी इस तरह शख्स स्टे के ऊपर 5 साल कर रखा है, उन्होंने तलब कर रखा है। उस केस में अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि आइंदा जो इंतखाबी उज़रदारी हैं उनका 1 महीना या 2 महीने का टाइम होगा, उसके अंदर ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह से वो फाइनल होगा ताकि पता चले कि असल जीता हुआ कौन था, वो असेंबली में जाएगा। उस फैसले का फौरी इम्पैक्ट आएगा। पीटीआई अभी जितनी सीटों पे गई हुई है ट्रिब्यूनल्स में, वो सीटें अगर फॉर्म 45 और 47 टैली होकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट से फाइनलिटी इख्तियार कर जाती हैं और वो सीटें उनको वापस मिलना शुरू हो जाती हैं, और उस सीट में नवाज शरीफ की सीट शामिल है, उस सीट में मरीम नवाज साहिबा की सीट शामिल है, तो मुझे बताएं जो सिनेरियो मैंने बताया वो बिल्ड होगा या नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल वो सिनेरियो बिल्ड होगा, मगर डिपेंड करता है उसकी आउटकम के ऊपर। क्या जो हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट जो फैसला करती हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट जाती है या उनको बरकरार रखती है, ये उस पर मुनहसर है कि वो क्या फ़ैसला करती है। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि माजी में भी ये सब कुछ होता रहा है, बल्कि हाल ही में हामिद खान साहब, उन्होंने काजी साहब के सामने एक शिकवा भी किया था। जब उनसे पूछा गया कि आप नहीं इंतखाबात में हिस्सा ले रहे, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक दफ़ा ही शौक़ पूरा हो गया, और आज तक वो मामला जो है ना, जब वो इंतखाबात का वो जो असम्बली का दौर ख़त्म हो गया, उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को गालिबन डिसाइड किया था, ख्वाजा साद रफ़ीक और हामिद खान साहब का। तो ये वाकई में बहुत बड़ा अलमिया है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब का बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। 5 साल उन्होंने वो हुकूमत में रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, एक स्टे के ऊपर, एक हुक्म इम्तना के ऊपर, एक अदालत के, और हमारी अदालत उज़्मा उसने उस मामले को दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर भी नहीं किया। ये कई शकूक व शुबहात तो जन्म लेते हैं, और बात आपकी दुरुस्त है कि अब
चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अगर इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड करते हैं तो कम से कम फाइनलिटी तो आएगी। अगर आप उससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, ये बात वैसे भी गलत है ना कि एक चीज़ अनसर्टन हो, हल्के की आवाम को भी बताना हो कि हमने किसे इलेक्ट किया और 5 साल कोई और ले जाए और 5 साल के बाद पता चले नहीं ये बंदा तो हारा हुआ था, इसका तो नोटिफिकेशन गलत था जीतने का और वो 5 साल नुमाइंदगी करके निकल गया। ये बात तो गलत है, ये होनी नहीं चाहिए। इसलिए ये इसका सेटल होना मौजूदा हालात में और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इन इंतखाबात के ऊपर बड़ा क्वेश्चन किया जा रहा है और अदालतों के पास हमेशा इख्तियार होता है, वो अभी भी जाके अगर इस चीज़ को सेटल करवा देते हैं 1-2 महीने बाद जितनी सीटों के ऊपर उनका दावा है उस पर फैसले हो जाते हैं, फ़ाइनल फैसले कि जी ये फ़लाँ जीता हुआ था, फ़लाँ हरा हुआ था। अगर मैं कहता हूँ कि इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ भी सारे फैसले हो जाते हैं, एटलीस्ट उनको ये तो हेल्प होगा ना कि यार अब जो है ना धांधली वाला मामला जो था ना इस इंतखाबात का, वो एक बयानिया की हद तक तो रह गया, उसके लिए हमारे पास कोई कानूनी ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो वो उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगर उन्हें कुछ सीटें वापस मिल जाती हैं तो भी उनके लिए विन विन सिचुएशन है। वो कहेंगे जी देखिए हमने तो कहा था ये बात हुई है, तो ये अदालतों के लिए भी ये बेहतर हो जाएगा। अदालतें कहेंगी कि यार देखिए हमारे पास तो जो केस है हमने मेरिट पर डिसाइड कर दिया है। तो एतबार जो कहा जाता है ना कि इदारों पे पार्लियामान पे होना चाहिए, वो एतबार यही होता है कि उसमें फ़ैसले हों और लोग जो रंजीदा हुए होते हैं ना किसी भी वजह से, चाहे उनके ख़िलाफ़ संजीदा फ़ैसला हक़ाइक़ पे मबनी हुआ हो, कानून के मुताबिक ही हुआ हो, लेकिन अगर उस फ़ैसले से अवाम की एक बड़ी तादाद ये समझती है, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस है कि लोग अगर समझते हैं जी कि नहीं वो तो अदालती कत्ल हुआ था, ठीक है, और किसी सतह पे अगर उसमें कोई हक़ाइक़ मौजूद भी थे लेकिन उससे एक तासुर बहरहाल कायम हो गया, तो उस तासुर को ज़ाहिल करने का तरीका दूसरा फ़ैसला ही होता है कि जिससे अवाम का एतबार बढ़े। तो अवाम का एतबार अब इतने ज़्यादा क्वेश्चन, निसार चीमा उनका अपना इंटरव्यू आया है, नून लीग के उम्मीदवार हैं, हारे हुए इलेक्शन, वो कहते हैं मुझे 2 दिन तक आरो कहता रहा कि जनाब मैं आपको जिता देता हूँ, तो कहते हैं मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा मैं हारा हुआ हूँ, अगर मुझे ज़बरदस्ती जिताया तो मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। बिग रेवलेशन, अब देखें ना, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया है, ठीक है, हम टीवी के ऊपर चल गया। इस तरह की चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो लोग उसमें डेफिनेटली सोच रहे हैं कि यार कुछ तो हुआ है, तो वो कुछ तो जो हुआ है उसका चैप्टर अदालतों से, ट्रिब्यूनल से ही क्लोज होना है। जब जजेस साहिबान ने या फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट में, एपेक्स कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, मंसूर अली शाह हैं, अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, इनके सामने जब इसी तरह के मामलात आएंगे इंतखाबात में, वो वही ना धांधली के, तो उनके सामने कोई ना कोई वकील तो इन निसार चीमा साहब के इस इंटरव्यू का भी हवाला देगा जी। और आपने शुरू में मौलाना फजल रहमान साहब की बात की थी, अब उस तरफ वापस आते हैं। वो अभी तो पार्लियामेंट में आए थे और उन्होंने पार्लियामेंट में आकर एक खबर दी है कि रात को उनके पास जो डेलीगेशन गया था वो एफर्ट नाकाम हो गई है, और वो लगता भी था कि नाकाम होगी। क्यों? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब वो शख्सियत है कि उनको आपको राज़ी करने के लिए पहले से साथ रखना होता है। जब आपने केक काटा और उसको बांट रहे हैं, जब आप सारा डिवाइड कर चुके और उनके साथ जाके कहते हैं जी कि आप भी आएँ इसमें दुआ करें, तो वो फिर दुआ नहीं किया करते। वो लेफ्ट ओवर्स वाले उस पे नहीं है। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत सारी आपस में तय कर चुके थे, रात को उन्हें कहे थे कि आप हमारे साथ ही चलें। उन्होंने उनके साथ टाक नहीं की थी और वक्त मांगा था कि जी हम बात करेंगे। आज वो असम्बली आए तो उनसे पूछा गया कि कैसा लग रहा है असम्बली आगे। उन्होंने कहा कौन सी असम्बली, ये तो असम्बली नहीं, कुछ और लग रहा है मुझे। तो साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि वो अपोजिशन में बैठेंगे और अपना वोट जो है वो उसको यूज़ नहीं करेंगे किसी की फेवर में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या किसी भी जगह पे। लेकिन एक चीज़ जो आज नाज़रीन बड़ी दिलचस्प है और खैर अफसोसनाक भी है टू सम एक्सटेंट, हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब जिनको शायद मना के लाया गया है पार्लियामान में हलफ उठाने के लिए, वो जब हलफ उठा रहे थे, हलफ लेने के बाद जब वो स्पीकर के साथ एक रजिस्टर के ऊपर अपने दस्तखत कर रहे थे तो विजुअल्स PTV पर लाइव दिखाए जा रहे थे। उन विजुअल्स में तस्वीर तो नवाज़ शरीफ साहब की थी मगर आवाज़ जो पीछे से आ रही थी वो चोर चोर के नारों की थी, और ये हमारे जो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ है उसके ऊपर ये लाइव चला है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यही वो जो शोर है और वो जो चोर चोर की सदाएं हैं, इन्होंने मजबूर किया है नवाज़ शरीफ साहब को कि फौरी तौर पर वहाँ से निकलें, और गालिबन मरी पहुँच गए हैं। हाँ, वो मरी पहुँच गए। नवाज़ शरीफ इस वक्त जो है ना 2024 के जो इलेक्शन है उसके बाद जो सबसे अगर कोई दुखी शख्सियत आप कह सकते हैं तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, जो इलेक्शन से एक दिन पहले तक सबसे सुखी समझे जा रहे थे कि ये तो सारा काम इनके लिए हो रहा है और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। नवाज़ शरीफ साहब के लिए तो अब जो है ना एक वो फेस सेविंग वाला मामला जो है ना उस तरफ बात चली गई हुई है कि उनको क्या रोल दिया जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो खुद नहीं बने कि इस तरह के उसमें वो नहीं बनेंगे।
क्योंकि वो समझते थे कि मुझे कम से कम सादा अक्सरियत मिलेगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। इस तरह से कि जिसमें पीपल्स पार्टी की हर वक्त मेहनत करनी पड़े, वो इससे एग्री नहीं है। तो वो समझते हैं कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। और पिछले दिनों सोहेल वड़ाइच ने कॉलम लिखा था, वो रूठ गया है। तो वो रूठे हुए थोड़े थोड़े लग भी रहे हैं, वो शिकवा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या शिकवा करें कि वोट नहीं मिला, मैंडेट नहीं मिला। अब वो सियासी उम्र के भी उस हिस्से में हैं कि जहाँ से ये नहीं होता कि चलो ठीक है जी अगली बारी। वो तो अपना फाइनल शॉट खेलने आए थे कि जी फाइट बैक किया है मैंने सिस्टम के ख़िलाफ़ और मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन वापस आए तो पता चला कि वो रौनकें बाकी नहीं रहीं जिनमें वो आदी थे, जिनमें वो रहते थे। काफ़ी कुछ बदल गया है मुल्क में, अवाम बदल गए हैं, उनकी राय बदल गई है। वो मेरा ख्याल है पुराने सियासतदानों पे उस तरह से वो करने के, और ये होता है। देखें वक्त जो है रेलेवेंस ख़त्म हो जाती है। वक्त जो है वो हर बंदे के लिए, वो सियासतदान के लिए साकत नहीं हो सकता। ये इस चीज़ को टाइमली रीड करना होता है। आप किसी प्रोफेशन में कब आपने रिटायर होना है आपको पता होना चाहिए, कब आपने अगले रोल में खुद को डाल लेना है पता होना चाहिए। अब मियाँ नवाज शरीफ उस सतह पर हैं जिनकी साथ की बेनज़ीर साहिबा, उनकी गुजरे काफ़ी टाइम हो गया। मतलब अब उनके इक्वल सियासतदान कहते थे कि कोई नहीं रहा उसमें ना। इमरान खान उनका असर कोई नहीं है मौलाना फजल रहमान के अलावा। हाँ, उस तरह नहीं है जो कि उतने स्ट्रांग भी हूँ। तो उनको एक पेरेंटिंग वाले रोल में जाना था पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। तो आप ठीक है, लेकिन क्या वो रोल इस तरफ नहीं जा सका कि उनका जो है ना अपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो गई पीटीआई से। पीटीआई अब इमरान खान अपना हरीफ समझते ही नवाज शरीफ को हैं। शहबाज शरीफ वगैरह का तो वो कभी कभार नाम ले लें वो नवाज शरीफ को ही समझते थे। और नवाज शरीफ को उन्होंने एक तरह से नॉकआउट किया भी है, बार बार किया है और अच्छा चैलेंज दिया है। लेकिन वो वक्त अब गुजर चुका है। अब इस पूरे मौसम में जो सियासी है, एक मफाहमत की बहस चलने के लिए कि होनी चाहिए, ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। कल जो नवाज शरीफ साहब ने शाम को गुफ्तगू किया पार्लिमानी पार्टी में, लाइव गई है वो, उसमें तासुर ये लग रहा था कि वो थोड़े से इस बात पे भी दुखी हैं कि उन्होंने मुफाहमत की बार बार कोशिश की लेकिन वो नहीं हो सकी। उन्होंने कहा 2013 में मैं बनीगाला चला गया, इमरान खान लिफ्टर से गिरे तो मैं उनके पास सबसे पहले पहुंचा। लेकिन पता नहीं किस तरह के लोग हैं कि ये बात करने को तैयार नहीं हैं। तो मुझे लगा कि वो अब भी ये समझते हैं कि मुफाहमत हो सकती है, और उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी ये तासुर दे रहे हैं। जो उनकी हिमायत में कॉलम्स लिखा करते थे, सोहेल वड़ाइच साहब का आज भी कॉलम ये है और उसका निचोड़ ये है कि शायद कुछ इस तरह का रोल होना चाहिए। अब नवाज शरीफ के लिए एक रोल ढूंढा जा रहा है और वो रोल शायद वो ग्रैंड डायलॉग से ही उसका आगाज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें उनको खुल के बात करनी होगी, पहल करनी होगी। ऐसा ना हो वो भी कोई और कर जाए और फिर उनके हाथ ये रोल भी ना आए। लेकिन कोई और करे भी तो बात यह है कि असर तो नवाज शरीफ की बात में होगा या इमरान खान की बात में होगा, और नवाज शरीफ उसी सूरत में बात करेंगे जब उनको इमरान खान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा। अब नवाज शरीफ साहब इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेंगे कि इमरान खान साहब की तरफ से सिग्नल ना आए और ये वहाँ पर पहुँच जाए उनके पास बात करने को, और वो आगे से इमरान खान का सिग्नल अहम नहीं है ना। इसमें आपको बहुत से इशारा अबरू देखने होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि जब आप सियासी बात कर रहे हैं तो सियासतदानों को, मैं ये समझता हूँ हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बेशक एक बहुत बड़ा की स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के अंदर, मगर जब आपने सियासत पर बात करनी है और सियासी मफाहमत की बात करनी है तो आपको सियासतदानों के साथ ही बात करना होगी। और नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो इसकी इनिशिएट करें, और उससे पहले वो गालिबन इंतज़ार कर रहे हैं इमरान खान साहब का कि उनकी तरफ से कोई ऐसा इशारा मिले कि वो भी बात सुनने को तैयार हैं। ये सारी चीज़ें होने से पहले ना एक बैकडोर राब्ते हुआ करते हैं और उसके बाद ये सिलसिला चला होता है। तो अब इमरान खान तो जेल में तो वो क्या बात करेंगे। मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं होगा कि नवाज शरीफ जेल में जाके तो मुलाकात करें कहीं भी, लेकिन उसके लिए उससे पहले अगर ऐसा कुछ होना हुआ तो उससे पहले इमरान खान की ज़मानतें होंगी, वो बाहर आएंगे और किसी न किसी जगह पे कोई एक बंदा एपीसी कॉल करेगा, कोई ना कोई उसे होस्ट करेगा जहाँ पे ये जाके दोनों बैठ जाएंगे एक दफ़ा, या कोई नेशनल काज ऐसा होगा जिसमें इनको बिठाया जाएगा और उसके बाद होता रहे। 2014 में मैंने, अल्लाह ना करे वैसा वाक़या दोबारा हो, लेकिन 2014 का जो धरना था उसके धरने के इख्तिताम से एक दिन पहले नवाज शरीफ और इमरान खान को एक साथ बैठना पड़ गया था और एक साथ स्टेज पे बैठ के इन्होंने, और अगले दिन फिर धरना भी ख़त्म हो गया था और नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ अभी धरने में चलूँ। तो हमें हमेशा सानहे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए एक होने के लिए, कभी सानहा रोकने के लिए भी एक हो जाना चाहिए। तो सानहा इस वक्त मंडला रहा है मुल्क में, अदम इस्तेकाम की वजह से काफ़ी सारे सानहात रुनमा हो सकते हैं। तो उससे पहले जो एक होने के लिए पहल करेगा मेरा ख्याल है वो बेहतरी की जानिब होगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब को ये रोल मिलता है, ये उनकी किस्मत में है या नहीं है, बचा उनके पास यही रोल है,
वो उसको निभा सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं या नहीं। वो ये इसी ट्रेन किरदार के साथ रिटायर उन्होंने हो ये सकते आखिरी ट्रेन भी पकड़नी है या नहीं, ये उनका फैसला है। बिल्कुल सोहेल रशीद साहब ने बड़े ही खूबसूरती के साथ ये बयान किया है जो इस वक्त सूरत हाल है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। और इमरान खान और नवाज शरीफ के ऊपर बेशक ओनस आता है, मगर हम यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के अंदर, वो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उसको भी रद्द नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट का काम है सियासी जमातों को पाकिस्तान के अंदर कम से कम वो माहौल ज़रूर प्रोवाइड करें जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो अगर कोई ग्रैंड डायलॉग कर सकते हैं तो उसको यकीनी बनाएं, ना कि उनके रास्ते में रोड़े अटकाएं, जिस तरह के माजी में बदकिस्मती के साथ यहाँ पर होता आया है। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे सोहेल रशीद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।